स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल वेबिनार। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी का लेक्चर 1.12 है और इसमें हम लोग सब देखने वाले हैं ISO OSI लेयर जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, आपको शायद से याद होगा, जिसमें हम ISO OSI लेयर के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लेयर 4 के बारे में पढ़ेंगे अभी, जो कि हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारा इस ट्रांसपोर्ट लेयर को लेके होने वाला है और ट्रांसपोर्ट लेयर के डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक तुम्हारे पोर्ट नंबर हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, तो इन सभी को लेके कंबाइन करके आज हम पूरा का पूरा सीरीज अपना करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी लोग अभी नए हैं मेरे इस चैनल पर, मैं उनको ये बता दूं कि ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी का पूरा सीरीज होने वाला है और इस सीरीज में हम पढ़ने क्या वाले हैं ना, एक्चुअली में हमारा गोल रहेगा पूरा साइबर सिक्योरिटी या फिर आप बोल सकते हो एथिकल हैकिंग। इसको लेके ये हम पूरा सीरीज करने वाले हैं। तो देखो, इन सभी को समझने के लिए ना तुम्हें तीन चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला हो गया हमारा नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग जो समझेंगे हम लोग, ठीक है, वो देखो ये हम उसके लिए CCNA, CCNP और CCI का पूरा सिलेबस उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा नेटवर्किंग यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा हम वॉइस और थोड़ा सा CCNA सिक्योरिटी भी देखेंगे। देन आफ्टर फिर हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे या डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखो हमें प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहो ना, तो नेटवर्किंग तो एक आपका पिलर रहेगा ही, एक आपका प्रोग्रामिंग रहेगा। प्रोग्रामिंग में हम C और पाइथन इन दोनों को लेके चलने वाले हैं। एंड देन आफ्टर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखेंगे। इसके अलावा हम सर्वर्स पे भी आएंगे। सर्वर्स पे हम विंडोज और लिनक्स सर्वर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट जो सर्वर की सर्विसेज हैं वो दोनों विंडोज सर्वर पर कैसे कॉन्फ़िगर होती है या फिर किसी एक लिनक्स सर्वर पर कैसे कॉन्फ़िगर होती है, ये सभी जो हम करने वाले हैं। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स कुछ रहेंगे हमारे, प्रोजेक्ट्स लाइक CCNA, CCNP, CCI के प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो कि हम आइदर GNS3 पर करेंगे या फिर पैकेट ट्रेसर पर करेंगे। और इसके अलावा फिर प्रोग्रामिंग हो गई हमारी लाइक पाइथन वगैरह, ये सब जो हम करेंगे। तो ये सब प्लेटफॉर्म हम क्या रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रखेंगे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम ये सब करने वाले हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रहने वाला है काले लिनक्स, ठीक है। तो ये सभी काले लिनक्स पे कराने का मेरा इंटेंशन ये है कि जब तक आप सिक्योरिटीज के फील्ड पे आओ, आप इस प्लेटफॉर्म से पूरे फ्रेंडली हो जाओ। तो बिना कोई और समय गवाए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे ISO OSI लेयर के बारे में हम लोग देख रहे थे और इसमें हम लोग सब एप्लीकेशन लेयर पढ़ लिए थे, प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ लिए थे और सेशन लेयर पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को देखना है ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेक्स्ट किसी दिन हम नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल पे आ जाएंगे। तो अभी देखो, ये ISO OSI मॉडल ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट के लेक्चर में भी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ISO का पूरा नाम आपको पता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ना 1947 में फॉर्म हुआ था, ओके। इसका फॉर्मेशन 1947 में हुआ था और इसमें 160 प्लस कंट्रीज हैं। तो इसके मेंबर कंट्रीज कितने हो गए, 160 प्लस। और दुनिया के जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, मेजर कंट्री या बड़े कंट्रीज जो भी हैं, वो सभी ISO के मेंबर हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, अभी सारे मेंबर मिलके अगर कोई एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं तो उसको एक इंटरनेशनल स्टेटस मिलना कंफर्म है, क्योंकि सभी कंट्री मिलके ही बना रहे हैं। तो इसीलिए OSI रेफरेंस मॉडल का ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी देखो, ये जब होस्ट टू होस्ट हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो इस जगह पर हमारा एक सेंडर है और यहाँ पर कौन है, हमारा रिसीवर है। मान लो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इस जो सेंडर है हमारा ना, उसे एक 1000 पेज की फाइल भेजनी है किसे, रिसीवर को। तो 1000 पेज की अगर फाइल भेजनी है तो देखो कोई तो एप्लीकेशन चाहिए उसको, तभी तो वो भेज पाएगा। कोई एक एप्लीकेशन होना चाहिए या फिर कोई एक FTP वगैरह कोई प्रोटोकॉल को यूज करेगा जिसके थ्रू वो फाइल को ट्रांसफर कर पाएगा। तो मतलब क्या कि सबसे पहले तो एक इंटरफेस चाहिए जिसके थ्रू वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए और ये फाइल को भेज सके। और ऑब्वियसली ये जो भी इंटरफेस रहेगा, उस इंटरफेस में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये फाइल को इधर से इस सेंडर के पास से रिसीवर के पास भेज सके, राइट। तो ये जो भी हमारा एप्लीकेशन बनेगा, जो कि ये काम करेगा, उसे हम कहां पर देखेंगे, वो एप्लीकेशन डील होगा किसके साथ, एप्लीकेशन लेयर के साथ। एक चीज ध्यान में रखना कि एप्लीकेशन लेयर ना अपने सर्विसेज किसे देता है, अपने से ऊपर लेयर पे देता है। और इसके ऊपर लेयर में कौन रहता है ना, इसके ऊपर लेयर में यूजर ही खुद बैठा हुआ रहता है।
राइट। तो ये अपनी सर्विसेज किसे दे रहा है? ये अपनी सर्विसेज यूजर को दे रहा है, डायरेक्टली ये अपनी सर्विसेज यूजर को दे रहा है। और ये पूरा जो हमारा OSI मॉडल है ना, इसमें मान के चल सकते हैं हम लोग कि ये जो एप्लीकेशन लेयर है वो इन सभी का CEO है। मतलब क्या कि लोअर लेवल में जितने भी सर्विसेज हैं, मतलब लोअर लेवल में जितने भी लेयर्स हैं, एक्चुअली में ये लोअर लेवल के जितने भी लेयर्स हैं, ये अपनी सर्विसेज ना अपने ऊपर के लेयर को देते हैं, राइट। तो अगर हम सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर अपनी सर्विसेज किसे देगा? प्रेजेंटेशन लेयर को देगा या फिर तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर को देगा। एप्लीकेशन लेयर देखो, सिंस CEO है, CEO ना अपने नीचे के लेवल के साथ यहाँ पर ना, मतलब कि समझो जवाबदेह नहीं है। मतलब ऑब्वियसली ये सभी काम जो हो रहा है सभी मिलके कर रहे हैं, बट ये ना जवाबदेह नहीं है इनको, लाइक इसके नीचे के लेयर के जितने भी लोग हैं ये जवाबदेह क्यों है? CEO जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो किसको जवाब देता है? वो स्टेक होल्डर्स को जवाब देता है। स्टेक होल्डर यहाँ पर कौन हो गया? स्टेक होल्डर यहाँ पर हो गया यूजर, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर अपनी सर्विसेज किसे देता है? यूजर को। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि TCP IP ये सॉरी OSI लेयर जो है, OSI रेफरेंस मॉडल जो भी है, तो इसमें कौन सा ऐसा लेयर है जो अपनी सर्विसेज बाकी किसी दूसरे लेयर को नहीं देता है? तो आपका जवाब होगा एप्लीकेशन लेयर। देन आफ्टर फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में ना डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह को लेके डिस्कशन होता है। लाइक देखो, एनक्रिप्शन किस तरह से होगा? कोई भी अगर फाइल को भेजोगे तो ऐसे तो नहीं भेज दोगे ना फाइल को। वो तो अगर मान लो नेटवर्क में यहाँ पर कोई स्निपर लगा के बैठा हुआ है, इस जगह पर एक केबल में कोई मान लो स्निपर लगा के बैठा हुआ है, वो तो रीड कर लेगा आपकी पूरी फाइल को। अगर मान लो कि वो कोई इंपॉर्टेंट कंपनी डॉक्यूमेंट होगी तो वो तो भाई लिख कर गई आपकी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो जो भी यहाँ से मतलब कि जो भी फाइल मुझे भेजनी है, अगर मान लो CEO ने बोला, ठीक है ना, कि प्रेजेंटेशन लेयर आप एक काम करो, आप ये पर्टिकुलर जो हमारी फाइल है 1000 पेज की, ये आप इस रिसीवर को भेजो। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? ये सबसे पहले इस फाइल को ना एनक्रिप्ट करेगा यहाँ पर। ऑब्वियसली डिक्रिप्शन का काम जो है वो इधर होगा, रिसीवर एंड पे, राइट, क्योंकि इधर अगर इनक्रिप्ट होगा तो ही तो इधर डिक्रिप्ट होगा। इसके अलावा मेरा जो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, ये भी इंश्योर करता है कि हम जो भी इनकोड करके भेजने वाले हैं वो इनकोडिंग ये रीड कर पाए, राइट। अभी देखो इनकोडिंग और डिकोडिंग, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। यहां पर देखो, ये हम दो डिफरेंट मैकेनिज्म देख रहे हैं इनकोडिंग की। एक हो गया हमारा ASCII और दूसरा हो गया हमारा EBCDIC। इसकी का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यहाँ पर लिखा हुआ है। और EBCDIC इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया EBCDIC और दूसरा हो गया हमारा एक ASCII। तो देखो, जब भी शुरू में कंप्यूटर्स बने थे ना, तो IBM ने अपना स्टैंडर्ड एक बनाया। ये स्टैंडर्ड बना हुआ था IBM के द्वारा। IBM एक आपको पता है बहुत बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड बनाया था EBCDIC। इसमें अगर हम देखें ना, देखो मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो हम अगर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तुम्हें पता है कि वो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? वो तुम्हारे बिट्स के फॉर्म में जाती है इंफॉर्मेशन, राइट। तो IBM ने क्या किया? IBM वालों ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम ना ऑक्टेट के फॉर्म को यूज करेंगे। लाइक मतलब क्या? 8 बिट का फॉर्म को यूज करेंगे। अभी देखो, 8 बिट का फॉर्म यूज करना चलो ठीक है, ये अगर 8 बिट का फॉर्म यूज करे तो ASCII पहले 7 बिट का फॉर्म यूज करता था, बट बाद में इन्होंने भी 8 बिट का फॉर्म अपना लिया। तो यहाँ पर सिमिलरिटी होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक देखो IBM ना 8 बिट में, अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पर वैल्यूज हम डालते हैं 0 और 1 का कॉम्बिनेशन हम डाल सकते हैं, तो 193 जो डेसिमल नंबर है उसको A माना, राइट, समझ में आ रहा है। और ASCII में क्या किया गया ना, 65 को A माना गया। IBM ने तुम्हारा 194 को B माना और ASCII में ओनली 66 को B माना गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ASCII एक मेरा जो सेंडर है वो ASCII वैल्यू यूज कर रहा है और जो मेरा रिसीवर है वो EBCDIC यूज कर रहा है, तो ये अगर 65 भेजेगा तो इसके अगर A भेजना है तो ये 65 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर भेजेगा, जो कि हमारा है 01000001 ये भेजेगा। लेकिन ये बंदा ना उसे A नहीं समझेगा, क्योंकि यहां पर इस जगह पर 65 का कुछ और ही मीनिंग है, कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ जो भी होगा वो मीनिंग है। तो ये कम्युनिकेशन कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए
प्रेजेंटेशन लेयर में ना ये सुनिश्चित किया जाता है कि इनकोडिंग और डिकोडिंग ये टेक्निक सही हो, दोनों सिस्टम के बीच में ये मैच करता रहे। अगर ये मैच नहीं करेगा ना तो कभी भी कोई कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए हमारा ये एप्लीकेशन लेयर हो गया, देन प्रेजेंटेशन लेयर भी हो गया। अब आ गए हम सेशन लेयर में। सेशन लेयर का काम क्या है? एप्लीकेशन ने क्या बोला? एप्लीकेशन ने बोला कि भाई 1000 पेज की फाइल भेजनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको ये फाइल भेजनी है, आप रेडी करो सब कुछ। तो इन्होंने क्या किया? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर लिया और ये भी इंश्योर कर लिया कि इनकोडिंग और डिकोडिंग की जो टेक्निक यूज हो रही है वो सही है हमारे पास। और उसके बाद उसने फॉरवर्ड कर दिया किसको? अपने लोअर लेवल के मैनेजर को, ठीक है, कि आप ये फाइल भेजने की प्रोसेस को इनिशिएट करो। तो अभी नीचे लेवल में कौन बैठा हुआ है? ये सेशन बैठा हुआ है। सेशन बोला कि भाई ऐसे ही फाइल भेज दो, कि पहले एक सेशन तो बनाना पड़ेगा इसके साथ। तो सेशन लेयर सबसे पहले क्या करेगा? सेशन लेयर सबसे पहले एक सेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। किसके किसके बीच में? इस सिस्टम के बीच में और इस सिस्टम के बीच में। सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन को इनिशिएट करना, सेशन को मैनेज करना और उसके बाद फिर सेशन को क्या करना? टर्मिनेट करना। तो तीनों चीज आ गया हमारा। सबसे पहले क्या आ गया? इनिशिएट करना, देन आफ्टर मैनेज करना सेशन को, और तीसरा नंबर पर आ गया सेशन को टर्मिनेट करना। मान लो यहाँ पर ये कोई एक सर्वर है जिसे हमें ये फाइल भेजनी है या फिर ये सर्वर से रिसीव करनी है, जो भी करनी है हमें। ये सर्वर एक ही सेशन तो बना के नहीं रखेगा ना, ये सर्वर दिन भर में हजारों सिस्टम के साथ डील कर रहा है। और अगर मान लो सभी सेशन लाइव ही इसके रहते हैं तो इसे क्या है? इसे हर एक सेशन को लिसन करते रहना पड़ेगा दिन भर में, राइट? जहां से भी इंटरप्ट कहीं से भी आ सकता है इसके सीपीयू पर। तो मतलब क्या कि फालतू का एक सीपीयू साइकिल मेरा वेस्ट हो रहा है। तो सेशन को टर्मिनेट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो सेशन लेयर का यही काम है। पहला चीज हो गया हमारा सेशन को इनिशिएट करना, दूसरा चीज हो गया क्या? हमारा सेशन को मैनेज करना, और तीसरा चीज क्या हो गया? हमारा सेशन को टर्मिनेट करना। इसके अलावा सेशन लेयर ये भी डिसाइड करेगा कि ये जो हमारा सेशन बनेगा वो किस टाइप का होगा। देखो कम्युनिकेशन ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा सिंप्लेक्स, दूसरा हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा जो है हमारा वो हो गया फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है ना? सिंप्लेक्स में होता है कि लाइक ये एक होस्ट है और ये एक सर्वर है। मानो सिंप्लेक्स में होगा क्या कि अगर इनके बीच में कनेक्टिविटी है तो सर्वर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा और सर्वर कुछ भी रिसीव नहीं करेगा इन सिस्टम से। इस सिस्टम से सर्वर कुछ भी रिसीव नहीं करेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा। ये फॉर्म हो गया हमारा क्या? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। दूसरा फॉर्म आ जाता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा ना? ये मान लो ये हमारा एक सर्वर है और ये हमारा क्या है? होस्ट है, और इनके बीच में ये देखो ये केबल लगी है, जो भी कम्युनिकेशन लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये सिस्टम ना, ये सर्वर रिसीव भी करेगा इंस्ट्रक्शंस को और सेंड भी करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जो भी कोड रहेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सेंड भी करेगा। बट एक बार में एक ही काम हो सकता है, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर एक ही काम हो सकता है। आइदर ये रिसीव करेगा या फिर ये ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो हमारा लाइन है, ये जो हमारा केबल है, ठीक है, वो केबल आइदर एक बार में सेंड कर सकता है या फिर एक बार में रिसीव कर सकता है। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है इसमें हम देखो एक बार में सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि इसे कुछ सेंड करना है तो ये एट ए टाइम सेंड भी कर सकता है और एट ए टाइम रिसीव भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये हो गया क्या? हमारा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और ये जो हमारा है ये क्या हो गया? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये समझ में आ गया? तो सेशन लेयर ये डिसाइड करता है कि ये जो टोटल कम्युनिकेशन होने वाला है ये सिंप्लेक्स रहेगा, हाफ डुप्लेक्स रहेगा या फिर फुल डुप्लेक्स रहेगा। तो हमने एक बार फिर से एप्लीकेशन लेयर देख लिया, प्रेजेंटेशन लेयर देख लिया और सेशन लेयर देख लिया। अब हम सीधा आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पर आने से पहले ना हम ये चीज देख लेते हैं, ये एक पिक्चर देख लेते हैं। ये बंदा कुछ खा रहा है, जो भी राइस वगैरह जो भी खा रहा है, तो ये क्या करेगा? ऐसा करेगा क्या कि पूरा का पूरा बाउल पकड़ के मुंह में डाल लेगा अपना? ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ना। ये छोटे छोटे बाइट्स लेके खाता है, राइट? छोटे छोटे बाइट्स लेके खाता है। अगर पूरा बाउल लेके अपना मुंह में डाल लेगा तो क्या होगा? इसका जो गला है ना यहाँ पर कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो मॉडर्न नेटवर्क जो भी बनता है ना, इसमें भी ऐसे हम पूरा का पूरा बाउल नहीं खा लेते हैं। हम करते क्या है कि मान लो कि उस बंदे को क्या था, हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था उसमें बंदे को 1000 पेज की फाइल भेजनी है। तो देखो हमें पता है कि 1000 पेज की अगर फाइल है तो उसका साइज बड़ा होगा। मान लेते हैं अगर हम उसका साइज है तुम्हारा 20 MB,
ठीक है। और इस जगह पर जो राउटर हमारा प्रोसेस कर रहा है वो प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी 1 MBPS, राइट। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो राउटर की प्रोसेसिंग पावर भी इससे ज्यादा होती है और ये फाइल भी इससे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर मान लो ये 1 MBPS है और मान लो इस सिस्टम को, ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, इसे अगर कोई फाइल भेजनी है इसे रिसीवर के पास, तो ये अगर मान लो कि फाइल सीधा भेज देता है पूरा, तो 20 MBPS मतलब क्या कि ये 20 सेकंड पूरा का पूरा राउटर ऑक्यूपाई करके रख लेगा यहाँ पर, राइट। और इसी समय में अगर इसे भी कुछ भेजना होगा, इसे भी कुछ भेजना होगा, तो इसे क्या वेट करना पड़ेगा। और भैया आज के टाइम में वेट करना किसे पसंद है, किसी को नहीं। तो होता क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता क्या है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर इस जगह पर फाइल को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मान लो ये मेरा 1000 पेज का फाइल है ना, तो ये करेगा क्या ना, उसे तुम्हारा 10-10 पेज का फाइल में तोड़ देगा। 10-10 पेज के अलग अलग फाइल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के 100 फाइल हो जाएंगे और उसके बाद फिर इस फाइल को इधर भेजेगा। तो देखो छोटे छोटे फाइल्स अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो राउटर को प्रोसेस करने में भी आसान है। और उस बीच में अगर कुछ और भी आता है, ठीक है, तो वो भी प्रोसेस हो सकता है, राइट। किसी को वेट नहीं करना पड़ा। और दूसरा फायदा इससे क्या हो जाता है ये भी समझ लेते हैं। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि अगर मान लो कि हम कोई 20 MBPS का पूरा कंप्लीट फाइल, रॉ फाइल एकदम भेज रहे हैं, ठीक है, और बीच में किसी कोई, देखो फाइल भेज रहे हैं तो क्या भेज रहे हैं, 0101 यही तो जाता है नेटवर्क में, और तो कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब क्या, ये बाइनरी कोड्स ही तो जाते हैं, और तो कुछ ज्यादा नहीं है। बीच में मान लो कोई सिग्नल नहीं जा पाया, तो इसका मतलब क्या कि ये 20 MB का फाइल अब मुझे फिर से भेजना पड़ेगा, राइट। या मान लो कि 10 MB गया था, उसके बाद अगर कुछ एरर हो रहा है तो चलो कोई नई दिमाग भी लगा ले इंजीनियर्स, तो 10 MB तो फिर भी भेजना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम 10 पेज करके कर लेते हैं अगर, ठीक है, और बीच में अगर कोई इशू होता है तो मुझे ओनली 10 पेज ही तो भेजना पड़ेगा, और तो कुछ भेजना नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, इसने जो छोटे छोटे टुकड़ों में फाइल्स को तोड़ा, वो छोटे छोटे टुकड़े ना सेगमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस जगह पर सेंडर क्या करेगा, ये फाइल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, उसके सेगमेंट्स बना देगा और उसके बाद वो उसे नेटवर्क पर भेज देगा। तुम्हें पता है पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में पैकेट अपना इंडिपेंडेंट रूट खोज सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पैकेट के पास सिर्फ एड्रेस रहता है कि वो मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। ऑब्वियसली एक किसी भी पैकेट में और भी इंफॉर्मेशन होते हैं, बट बेसिकली क्या होता है, एक तुम्हारा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और उसी डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर पैकेट पूछते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है भैया, आपको पता है क्या उधर ये पर्टिकुलर जगह किधर है, वो पर्टिकुलर जगह कहाँ है, तो राउटर्स उसको बताते रहेगा, अच्छा ठीक है ये इधर चले जाओ, उधर से मिल जाएगा तुमको रास्ता। यही होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा सेगमेंटेशन। और इस जगह पर जो है ना, इस जगह पर जो भी हमारा रिसीवर है, ये मान लो रिसीवर है ना, इसे जब सेगमेंट्स मिलेंगे ना, तो वो उन सेगमेंट को फिर से वापस से जोड़ देगा और जोड़ देगा तो मुझे वापस से वो वाली फाइल मिल गई। अभी आप बोलोगे क्या कि अगर मान लो कि हम 10-10 पेज का अलग अलग फाइल बनाए थे, राइट, 10-10 पेज का अलग अलग फाइल बनाए थे, तो ये भी तो हो सकता है कि ये पैकेट पहले पहुंच जाए, ये पैकेट पहले पहुंच जाए, ये पहले पहुंच जाए और ये बाद में पहुंचे, फिर क्या होगा, राइट। मतलब क्या कि हम यहाँ पर फिर गलत तरीके से असेंबल करेंगे सभी को, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना कि मान लो देखो ये एक मेरा सेगमेंट है, ये एक मेरा सेगमेंट है, ये एक मेरा सेगमेंट है ना, इन सभी में ना एक सीक्वेंस नंबर दे दिया जाता है। लाइक मान लो इसको सीक्वेंस नंबर 1 दे दिया गया, इसको सीक्वेंस नंबर 2 दे दिया गया, इसको सीक्वेंस नंबर 3 दे दिया गया। जब भी ये इधर पहुंचेगा ना, चाहे वो 2, 1, 3 के फॉर्म में भी पहुंचेगा, तो इसे पता है कि मुझे जब इसको सजाना है तो मुझे सजाना है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इसी फॉर्म में सजाना है। तो जो सीक्वेंसिंग है, वो सीक्वेंसिंग पैकेट को जो है ना वापस से सही अरेंजमेंट दे देती है और हमारा करेक्ट फाइल यहां पर असेंबल होता है। अब देखो, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये 2 तरह की सर्विस देता है। एक हो गया हमारा रिलायबल सर्विस और दूसरा हो गया अनरिलायबल, राइट। तो रिलायबल जो सर्विस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब भी हम भी सीक्वेंस के हिसाब से पैकेट्स को भेजते हैं ना, तो इस जगह पर रिसीवर उसको रिसीव करता है। और अगर कोई पैकेट रिसीवर को रिसीव नहीं होता है, मान लो कि हमने ये भेजा और उसके बाद अगला पैकेट अगर इसको रिसीव नहीं हो रहा है, राइट, या कोई कुछ एरर हो जाता है, मान लो कि इसे मैंने पैकेट 1 नाम दिया, इसे मैंने पैकेट 2 नाम दिया, इसे मैंने पैकेट 3 नाम दिया, समझ लो जस्ट एक एग्जांपल के तौर।
तो यहाँ पर होता क्या है ना कि लाइक जब ये रिसीव होता है पैकेट, ये 1 2 3 करके भेजना शुरू कर दिया, ये 1 और 2 जब रिसीव हो जाएगा तो ये बोलेगा कि 3, मतलब क्या कि मैंने, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 और 2 मुझे रिसीव हो गया है, 3 नंबर सीक्वेंस मुझे भेजो। और इसके बाद मान लो कि 4 5 6 अगर इसे मिल जाते तो ये रिप्लाई क्या करेगा 7, मतलब क्या ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि मुझे इतना दूर पैकेट मिल गया है। लाइक देखो 1 2 3 अगर इसे मान लो मिल जाता, 1 2 3 अगर मिल जाता तो ये क्या बोलेगा 4, ये रिप्लाई करेगा इसे क्या कि 4। इसका मतलब क्या कि मुझे 1 2 3 मिल गया, आप 4 नंबर सीक्वेंस मुझे भेजो। और उसके बाद मान लो कि 4 5 6 अगर मिल जाता है तो ये क्या रिप्लाई करेगा, ये रिप्लाई करेगा 8 8। ठीक है, इसका मतलब क्या कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हैं, आप मेरे को 8 नंबर पैकेट भेजो। इससे देखो फायदा क्या हो जाता है, फायदा सबसे पहले ये हो जाता है मेरा कि एक रिलायबल डिलीवरी हो रही है इस जगह पर। मतलब क्या कोई भी बीच का कोई भी पैकेट बीच का मिस नहीं कर रहा है, या इसको पैकेट नहीं बोलते, इसको हम सेगमेंट बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बीच का कोई भी सेगमेंट ना हमारा मिस नहीं करता है। अगर कोई सेगमेंट मिस कर रहा है तो उसका ये नहीं आएगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा उस सेगमेंट के लिए, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये सेंडर जो है ये समझ जाएगा कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो इसका मतलब कि वो पैकेट उसे रिसीव नहीं हुआ है और वो वापस से इसको भेजेगा। चलो ये प्रोसेस तो सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है ना कि मान लो कि इसे 1 2 मिला, उसके बाद ये 3 के लिए इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है, और ये वेट करेगा कि मेरे पास 3 का रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे होता क्या है ना कि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होता है, थोड़ा सा सेंडिंग और रिसीविंग का प्रोसेस ना स्लो हो जाता है। क्यों स्लो, इसलिए हो जाता है कि अगर देखो ये लगातार अगर भेजते रहता और रिप्लाई का कोई वेट नहीं करता तो ये आसानी से भेज सकता था ना सारा कुछ, राइट। एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, ठीक है ना, समझो ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, ये दोनों ना एक बॉल लेके कैच कैच खेल रहे। बॉल, ये बंदा ना बॉल लेके इसके पास फेंक रहा है, समझो ये बॉल लेके इसके पास फेंक रहा है। अगर इसे बॉल लगातार फेंकते रहना पड़े, मान लो यहाँ पर बहुत सारे इसके पास बॉल हैं, ठीक है, और ये लगातार फेंकते रहे बिना ये देखे कि बंदा कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये ज्यादा तेजी से फेंक पाएगा। और अगर मान लो इसे ये देखना है कि बंदा कैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, राइट, ऐसा होता है ना। तो यहां पर वही हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि हम पैकेट फेंक रहे हैं इसके पास और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि इधर से मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ रहा है तो हम नेक्स्ट पैकेट भेज रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो पहले भेजा वो नहीं पहुंचा है, हम उसे फिर से भेजेंगे, राइट। तो इसमें थोड़ी सी स्लोनेस आ जाती है। तो देखो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें रिलायबल कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है। तो जैसे कि टेलनेट, राइट। टेलनेट क्या है, टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम रिमोट एक्सेस ले सकते हैं किसी भी डिवाइस का। अभी इसमें हमको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। अभी मान लो यहाँ रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं होगा और पासवर्ड हमने भेजा, उसका कुछ बिट बीच से गायब हो गया, राइट। पासवर्ड हमने भेजा, उसका कुछ बिट बीच से गायब हो गया, तो कभी भी सक्सेसफुल लॉगिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझते हैं। देखो टेलनेट क्या है ना, टेलनेट एक एक्चुअली में एप्लीकेशन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है। इसके थ्रू ना हम किसी रिमोट डिवाइसेस वगैरह पर एक्सेस ले सकते हैं, लाइक राउटर है या फिर हमारे कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है ना, इनको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जब तुम टेलनेट करोगे ना तो तुम्हें यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, ऐसे तो एक्सेस करने नहीं दे देगा। यूजर नेम और देना पड़ेगा और हमें क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, दोनों चीज देना पड़ेगा। तो देखो अगर मान लो कि हमने पासवर्ड दिया और तुम्हें पता है कि टीसीपी क्या करेगा, टीसीपी, ये टीसीपी बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उसको सेगमेंट्स में बांट देगा, अलग अलग हिस्सों में, जो भी तुम्हारा जाएगा वो अलग अलग सेगमेंट्स के रूप फॉर्म में जाएगा ना। तो अलग अलग सेगमेंट्स में भेज दिया। अभी मान लो बीच से कुछ सेगमेंट्स ना, ये सेगमेंट बीच का गायब हो गया। तुम्हें पता है कि हमारा जो रिलेबल कम्युनिकेशन है उसमें क्या था, रिलेबल कम्युनिकेशन में था कि अगर बीच का कोई सेगमेंट गायब हो गया तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको फिर से भेजेगा, राइट, बीच फिर से भेजेगा। लेकिन अगर अनरिलायबल कम्युनिकेशन है तो वो नहीं होगा ये चीज, क्योंकि अनरिलायबल कम्युनिकेशन ये मॉनिटर नहीं करता है कि कौन सा पैकेट गया कौन सा पैकेट नहीं गया, वो सिर्फ भेज देता है। वो जो हमने बॉल का एग्जांपल लिया था ना, अगर मान लो कि हम बॉल फेंक रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि सामने वाला कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है और हम उसी के हिसाब से अपना स्पीड को कम या तेज कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन।
लेकिन अगर हम बॉल फेंक रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला बॉल कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हो गया हमारा अनरिलायबल कम्युनिकेशन। अनरिलायबल कम्युनिकेशन में पैकेट लॉस होने का चांस है, जो हमारा सेगमेंट्स हमने भेजा है वो सेगमेंट लॉस होने का चांस है, लेकिन ये फास्टर होता है, राइट। तो यहां पर भी वही है कि देखो, तो टेलनेट एप्लीकेशन वगैरह हो गया, इनको रिलायबल होने की जरूरत है। अगर रिलायबल ये नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, कि अगर बीच से कुछ पैकेट मेरा मिसिंग हो जा रहा है या नेटवर्क में तुम्हारा लॉस हो जा रहा है कुछ पैकेट का, तो क्या होगा, मेरा लॉगिन हो नहीं पाएगा, राइट। लॉगिन मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि करेक्ट पासवर्ड तो पहुंचा ही नहीं वहां तक, या करेक्ट यूजर नेम तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, बीच से तो कुछ गायब हो गया। अगर मान लो यहां पर मैंने अभिषेक भेजा था और बीच से आई ही गायब हो गया, और इसके पास ये भी जो मेरा जो भी सर्वर है या फिर ये मेरा जो सिस्टम है, इसने बोल के रखा है ठीक है मेरे पास अभिषेक नाम से यूजर नेम से अगर लॉगिन आएगा तो हम लॉगिन करने देंगे, और आया क्या, अभिषेक में आई गायब हो गया, वो नेटवर्क में कहीं लॉस हो गया आई, ठीक है। तो ये लॉगिन नहीं करने देगा क्योंकि ये ABH SHE के हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट पूरा समझ में आ गया ठीक से। तो कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको रिलायबल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, और देखो रिलायबल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए है TCP, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें दो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हमारा TCP और दूसरे को हम बोलते हैं क्या, UDP। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का पूरा नाम है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिलायबल कम्युनिकेशन। देखो अगर मान लो कि मैं जो भी भेज रहा हूं डेटा वो रिलायबली पहुंचना है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर किसको यूज करेगा, TCP को यूज करेगा। और अगर मैं जो डेटा भेज रहा हूं वो अनरिलायबली भी पहुंचे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसे यूज करेगा, वो UDP को यूज करेगा। तो हमने ये देख लिया ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा TCP क्या है और UDP क्या है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने देखा, ठीक है, वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का हमारा था। सबसे पहले सेगमेंटेशन में हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्ट लेयर करता है क्या है, जो भी हमारा मेजर फाइल है, जो मेरा मेन फाइल है, उसको अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ देता है और उसके बाद नेटवर्क में भेजता है। देन आफ्टर हमने क्या देखा, सीक्वेंसिंग में क्या होता है ना, कि जितने भी पार्ट्स में हमने तोड़े इसको एक सीक्वेंस नंबर दे दिया जाता है, लाइक एक ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, सो दैट जब दूसरे साइड में इसकी रीअसेंबली हो तो उसको करेक्ट ऑर्डर में सजाया जा सके और जो हमारा करेक्ट फाइल है वो अचीव किया जा सके। तो हमारा सेगमेंटेशन हो गया, देन आफ्टर हमारा क्या हो गया, सीक्वेंसिंग हो गया। अभी हमने ये देखा कि अगर रिलायबल कम्युनिकेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसको यूज करता है, TCP को यूज करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर अनरिलायबल कम्युनिकेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसको यूज करता है, UDP को। UDP का पूरा नाम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा ये चैनल प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार और मैं टेलीग्राम पे भी हूँ। आप हो सके तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे लेक्चर्स की सारी जो PDF फाइल्स है ना वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। इसके अलावा मैंने अपने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप और ईमेल ID हर कुछ मैंने आपके साथ शेयर करके रखा हुआ है, सो दैट अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो रही है कुछ समझने में या किसी पॉइंट को समझने में तो आप मेरे को रीच कर सके, और उम्मीद रखिए कि मैं आपको रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। सो thanks a lot for watching the video. Stay safe, stay motivated.